हाय गाइस, मेरा नाम है करण। वेलकम अगेन टू रेडियो सिटी का वीडियो चैट, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स से हम लोग बात करते हैं अबाउट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती है, शायद इतनी कॉमन नहीं है और अवेयरनेस भी कम है। तो कोशिश ये है कि इस माध्यम से वी स्प्रेड दी अवेयरनेस। अवेयरनेस से ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा नॉलेज मिल जाए ना कि क्या है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि ऐसा लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं मार्केट में एंड पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट। सो आज मेरे साथ मेरे वीडियो चैट में आई हैव डॉक्टर केशव मल्होत्रा। इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन मैंने किसी भी डॉक्टर का नहीं पढ़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। छोटा ही जितना रखना। कर चुका हूँ। डायरेक्टर रेनबो आईवीएफ, डायरेक्टर ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, डायरेक्टर मल्होत्रा, वाइस चेयरमैन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी आईएसएआर, चेयरमैन एसआईजी एम्ब्रियोलॉजी एस्पायर 23-25, एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर अल्फा साइंटिस्ट एस इस्पैट, और यंग एम्बेसडर 2021 में अंडर डॉक्टर अंडर 40 बिजनेस वर्ल्ड हेल्थ केयर में इनको अवार्ड भी मिला है। सो बाप रे, सो मच यू हैव अचीव्ड ओवर द इयर्स। कितने साल के हैं आप अभी, डॉक्टर केशव, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? 34। बाप रे, आई एम जस्ट अ ईयर ओल्डर टू यू नाउ। आई फील आई हैव डन नथिंग इन लाइफ। I don't know what I have done in life, honestly. It's like I'm just studying and like all of this stuff. So we are in the same boat. नहीं नहीं, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी तो दे रहे हैं मेरे को, लेकिन इट्स ओके। एंड यू नो, डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, आप सब लोग। एंड द ट्रेनिंग इज सो हेक्टिक। उसके बाद जब प्रैक्टिस शुरू होती है टू डील विद पेशेंट्स, एंड जो आप जिसमें डील कर रहे हैं, आई थिंक ये प्रॉब्लम ऐसी है ना कि आपके कमरे में जब मरीज आता है एंड इफ इज डायग्नाइज्ड विद दिस प्रॉब्लम, डिप्रेशन का माहौल रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये पूछना है, इनफर्टिलिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं आपके साथ। हाउ डू यू डील विद पेशेंट्स जब आते हैं, दे आर सो डिप्रेस्ड एंड सैड? Yeah. कैसे आप माहौल चेंज करने की कोशिश करते हैं? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो आप कैटेगरी कह रहे हो पेशेंट्स के, जो डिप्रेस्ड आते हैं एक सेपरेट कैटेगरी ही है बिकॉज दे आर द वंस हु बीन स्ट्रगलिंग फॉर 5 years, 6 years, 10 years, 12 years एंड इट्स इतने होपलेस सिचुएशन में आते हैं। देव गिवन अप ऑन एवरीथिंग, देव सोल्ड प्रॉपर्टीज, गॉटन ट्रीटमेंट्स done from like X, Y, and Z allopathies and technologies. But so when they walk into the clinic, they are absolutely in a hopeless situation. And इस situation में इनको थोड़ा सा hope देना so that they try the right treatments, they try and diagnose कि उनके अंदर problem क्या है। वंस द डायग्नोसिस इज मेड, कंप्लाई करें कि अगले आगे जो स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के वो फॉलो करें। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ एम्पैथी विद सच पेशेंट्स एंड वी हैव टू गिव देम होप, बट दिस होप शुड नॉट बी अ फॉल्स होप। कोई कोई सिचुएशंस ऐसी आती हैं क्लिनिक में जहाँ पे हमारे को क्लियर कट पता है कि अच्छा ये वाले कपल को अब अपना बच्चा हो नहीं सकता है। सो उस सिचुएशन में क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट दे ऑल्सो डोंट वेस्ट देयर मनी ऑन मोर ट्रीटमेंट्स and then go through alternative routes like adoption, etc. So it is a very difficult situation, I would say. And I think थोड़ा सा एस्पेक्ट जो पेशेंट्स को नहीं दिखता है इस वाले सिनेरियो में ये है कि उनका जो मेंटल हेल्थ स्टेट है हमारे पे भी उतना ही रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज imagine dealing with 30-40 patients a day who have the same issues, who have the same problems, and somewhere down the line you think कि God, what am I doing? I mean वो सारा जो नेगेटिव वाइब्स और डिप्रेसिव वाइब्स होती हैं आप ही फिर अब्जॉर्ब कर लेते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें इस सिचुएशन में। दूसरी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं जो यंगर लॉट है, हु हैव रिसर्च्ड एवरीथिंग, हु आर वेरी होपफुल, who know X, Y, Z of every treatment that's available. Then उनके साथ एक completely different way होता है डीलिंग का, where you have to then calm them down, make them less हम्म। anxious. They are not depressed, but they are like extremely hopeful with the situation. हम्म। They have Googled everything, they know exactly what to do. हम्म। So the completely different way of dealing with that sort of patients. एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द रीजन आई एग्री विथ यू अ लिटिल बिट। डॉक्टर्स के बारे में कोई नहीं सोचता, एंड दैट इज द रीजन पार्शली मैं एग्री करता हूँ। मुन्ना में एमबीबीएस में जब बमन ईरानी डॉक्टर जे डॉट अस्ताना बोलते हैं ना कि डॉक्टर शुड नॉट हैव इमोशंस, होना चाहिए
बट दे शुड नो हाउ टू डिटैच देयर सेल्फ। एंड फॉर अस इज वेल, हम लोग भी जब काम कर रहे हैं इतने पिछले 1 1.5 2 महीने में इतनी सारी खबरें चल रही हैं विच इज लाइक रियली सैडनिंग इन नेचर, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अफेक्ट करना भी शुरू कर देता है। सो इट्स बेटर दैट यू ऑल्सो डिटैच्ड एंड एक्चुअली क्लीन। वेरी डिफिकल्ट इन आवर फील्ड बिकॉज यहाँ पे पेशेंट्स की जर्नी इतनी लंबी होती आई है नो, आई नो। के साथ, लाइक पेशेंट्स आर एसोसिएटेड फॉर मंथ्स, years समटाइम्स। सो वो एक थोड़ा सा अटैचमेंट उनके साथ आ ही जाता है, एंड देयर फेलियर्स इज आल्सो आवर फेलियर्स, Absolutely. their positive results are our positive results. So it's actually very difficult to dissociate in this particular scenario. Absolutely. And that is the reason we have you today talking about this major concern जो आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होता है, कपल्स में होता है, इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले तो ये होता कैसे है, कितने परसेंटेज में होता है, लड़कों में ज्यादा है, लड़कियों में ज्यादा है? तो कुछ थोड़ा थोड़ा इफ यू वांट टू टेल अस। तो इनफर्टिलिटी या बाचपन, जिसको हिंदी में कहते हैं, एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू WHO इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ डिजीज। सो ये नहीं समझना है कि ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन हम्म। where a patient is unable to conceive or is unable to have a child. हम्म। इनको जनरली ये पेशेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है जो 1 साल से रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव अ प्रेगनेंसी। दोज आर द पेशेंट्स हु वुड बी देन कैटेगराइज्ड एज इनफर्टाइल। नाउ इनफर्टाइल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, एंड हम लोग भी सारे काफ़ी इस टर्म के अगेंस्ट है, बिकॉज इनफर्टाइल अगर किसी को बोल दो उनको लगता है कि हाँ हाँ, हमारे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं आगे बच्चा होने की, विच हम्म। इज नॉट। सो वी वुड वांट टू बेसिकली चेंज इट टू सब फर्टाइल, वेयर यहाँ पे नेचुरल फर्टिलिटी थोड़ी सी लो है, एंड थोड़े से ट्रीटमेंट्स के साथ या थोड़े से सपोर्ट के साथ इनको आगे बच्चा हो सकता है। सो दिस इज अगेन अनदर वे ऑफ पॉजिटिवली काउंसलिंग such patients, that there are treatment options available for such patients. हम्म। एज के हिसाब से भी ये थोड़ा सा डिफर करता है। आई वुड से कि अगर 35 से कम एज है कपल की, 1 year of unprotected intercourse is what we would define in this particular issue. बट 35 से जब ऊपर जाती है एज, वहाँ पे हम लोग 6 months कर देते हैं इसका कट ऑफ। हम्म। जो भी एज रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं फर्टिलिटी से, आफ्टर 35 दे आर मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो वी वांट कि पेशेंट्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस हो कि उनमें ये इश्यूज हो सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी फिर ट्रीटमेंट अवेल करें। हम्म। तो ये मतलब कॉजेस क्या है? इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफ लोग आजकल जी रहे हैं? बहुत सारे कॉजेज हैं। आई थिंक पिछले क्वेश्चन में आपने एक और चीज़ पूछी थी कि मेल्स में ज़्यादा है कि फीमेल्स में ज़्यादा है। सो आई वुड वांट टू क्लैरिफाई हियर कि वी जनरली डिवाइड इनफर्टिलिटी इनटू 3 ग्रुप्स। फीमेल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी विच इज़ अराउंड 30 to 40%. Male infertility is also again 30 to 40%. And then there is a group where it's either mixed or it's unexplained, which is categorized for the remaining मतलब 20%. दोनों में है, आप ऐसा ऐसा बोल रहे हैं? दोनों में भी हो सकता है, या हम कोई रीजन आइडेंटिफाइबल नहीं है वो भी हो ओके। सकता है। ओके। तो अगर आप मेल्स और फीमेल्स में डिवीजन देखो तो ये इक्वल है। तो लड़कों में क्यों होता है और औरतों में क्यों होता है ये? अब बहुत सारे कारण हैं। देयर कुड बी मेडिकल कॉजेज। सो बहुत कॉमन कॉजेज जो फीमेल इनफर्टिलिटी के हैं कि स्पेशली इन आवर कंट्री, की ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। एंड ट्यूब्स ब्लॉक कैन बी बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। सो उसके अगर अंदर ट्यूबरक्लोसिस होता है यूट्रस में या फलोपियन ट्यूब्स में, तो एडिशंस हो जाते हैं, उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। PCOS एक और कारण है जो बहुत कॉमन है इंडिया में, इंडियन वुमेन में। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि जो एग बन रहा है, वो सिस्ट बन रहा है, वो रप्चर ही नहीं हो रहा है हम्म। आगे जा। हम्म। सो जब एग ही रप्चर नहीं होगा तो आगे फिर प्रेगनेंसी कैसे होएगी। हम्म। एंडोमेट्रियोसिस इज ऑल्सो अनदर कॉज इन women, जहाँ पे पीरियड के साथ पेन बहुत होता है, और ये जो क्लब ब्लड होता है अंदर यूट्रस की लाइनिंग में और यूट्रस के बाहर भी काफ़ी जगह चिपक जाता है, जिससे अगेन फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। मेन में इज जनरली स्पर्म रिलेटेड इश्यूज, एंड ये स्पर्म रिलेटेड इश्यूज कैन बी या तो स्पर्म काउंट्स कम है, या स्पर्म की मोटिलिटी कम है, या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कम है। और इनके अगर हम कारण देखने सोचे तो इट कुड बी लाइफस्टाइल, जहाँ पे स्ट्रेस,
स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारे फैक्टर्स आते हैं जो इसको गवर्न करते हैं। और अगर मेडिकल कॉजेज देखें तो वैरिकोसील है जो एक काफ़ी कॉमन कॉज दिखने को मिलता है मेल इनफर्टिलिटी में या मेल सब फर्टिलिटी में, जहाँ जो टेस्टिस के अराउंड वेन्स होती हैं वो सूज जाती हैं, हम्म। मोटी हो जाती हम्म। हम्म। हैं। उससे टेम्परेचर बढ़ता है और उससे फिर स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। हम्म। बचपन में हमारे सेक्स एजुकेशन जो क्लासेस होती थी, हमारे को ये सिखाया जाता था कि टेस्टिकुलर टेम्परेचर जनरली बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री कम होता है। एंड ये यही रीज़न है, बिकॉज 1 डिग्री जब कम होता है तभी स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल रहता है। हम्म। जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पर्म में डिफेक्ट्स हमारे को दिखने को मिलते हैं। हम्म। एक और कारण जो आजकल काफ़ी दिखने को मिल रहा है, जेनेटिक कारण है। हम्म। वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन कहते हैं एक डिजीज को, जहाँ पे जो हमारे पुरुषों में क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, वाई क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। एंड उसके अंदर सर्टेन सेगमेंट्स होते हैं जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन गवर्न करते हैं। वो हमारे को अब दिखने को मिल रहा है कि ये वाले पेशेंट्स भी काफ़ी कॉमनली इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में स्टेप कर रहे हैं। अब ये ट्रीटेबल नहीं है। हम्म। अगर ये जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए तो इन पुरुषों को अपना बच्चा अपने स्पर्म से हो सकता है। हम्म। तो ये एक अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस पॉइंट कि आइडेंटिफाई जल्दी किया जाए और जल्दी ट्रीट किया जाए फिर इन पेशेंट्स को। हम्म। बट अवेयरनेस इतनी कम है, और जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉच लॉट ऑफ मूवीज, मेरा तो काम ही ये है। बट कभी कभी सारे फिल्म मेकर्स भी यही बोलते हैं कि जो मूवीज में दिखाते हैं इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कहीं हम्म। ना कहीं मूवीज भी है या सोसाइटी में भी रियल है कि जब इनफर्टिलिटी होती है, बच्चा नहीं हो पाता है, सबसे पहला ब्लेम औरत पे जाता है। मर्द रेडी नहीं होता एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये कितना जरूरी है कि आजकल के एनवायरनमेंट में, maybe probably if you can talk about the last 10, 15 years, with the data you have and you have seen while studying and now practicing, last 10, 15 years, how important it is कि सारे मेल्स को रिकग्नाइज करने के लिए कि इनमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपका भी चेकअप कराना जरूरी है। आई थिंक बहुत चेंजेस आए हैं हमारे पॉपुलेशन के माइंडसेट में, बट अभी भी इनफ नहीं है। हम्म। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं और उनके टाइम पे जो पेशेंट्स आते थे आईवीएफ क्लिनिक के अंदर, जी। उस टाइम पे अगर देखूं तो जो आप कह रहे हो वो कंप्लीटली एविडेंट हर पेशेंट में, ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स में ये दिखता था। हम्म। यहाँ पे ओनली द फीमेल पार्टनर इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर फर्टिलिटी इश्यूज, मेन आर नॉट इवन इन्वॉल्व। हम्म। आजकल स्पेशली इन टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज ऑल्सो काफ़ी सारे मेन हैं जो अब एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ट्रीटमेंट में। दे अंडरस्टैंड दैट इट्स फर्टिलिटी इश्यूज कैन बी बिकॉज ऑफ बोथ पार्टनर्स। बट टियर 3 सिटीज़ में जाएं या रूरल एरियाज में जाएं, अभी भी वहाँ पे ये अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। सो एंड इवन इन अ लॉट ऑफ कंजर्वेटिव सोसाइटीज एंड कंजर्वेटिव फैमिलीज, वहाँ पे भी अभी ये देखने को मिलता है कि इट इज स्टिल द वुमन हु इज ब्लेम्ड फॉर फर्टिलिटी इश्यूज। हम्म। जब दिस इज नॉट जस्ट ब्लेम, हम्म। they also face a lot of abuse, they face a lot of domestic violence, they are subjected to divorces, remarriage। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटल इश्यूज हैं जो हमारे अभी तक हमारे देश की महिलाएं झेल रही हैं बिकॉज ऑफ हम्म। लाइक फर्टिलिटी इश्यूज विच माइट नॉट जस्ट बी बिकॉज ऑफ देम, इट कुड बी बिकॉज ऑफ देयर पार्टनर। हम्म। हम्म। बहुत ज़रूरी है कि हमारे अब देश के लोग एटलीस्ट मेल फर्टिलिटी इश्यूज के बारे में बात करना शुरू करें। ये जी। बहुत अच्छा कैंपेन है जो आप लोग अब कर रहे हो, वेयर यू ट्राइंग टू टॉक अबाउट हिम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे 40% पेशेंट्स हैं, 100 में से 40 पेशेंट्स ऐसे हैं जो जिनमें सिर्फ मेल फर्टिलिटी इश्यूज होंगे, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनको काउंसिल किया जाए और सही राह पे इनको गाइड किया जाए। एब्सोल्युटली, और इसलिए तो हम लोग ये अवेयरनेस कर रहे हैं, बिकॉज मेल का ईगो जनरली इस बात करते इतना होता है, एंड व्हेन इनफर्टिलिटी की बात करें तो वो ईगो इजीली खत्म हो जाता है। और जब डिजीज की भी बात करें ना, जनरल लोग को लगता है कि बीमारी इज अ बिग डील, एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी, सो इफ It's यू हैव also टू गिव about it's also about shame. अ, Somehow male fertility issues are मतलब सीधा associated. बोल देंगे नामर्द है, सबसे बड़ा हाँ, चीज
कमेंट तो वही है, उससे बड़ा कमेंट तो कोई देता है एंड नहीं मतलब इतना आजकल। गिल्ट और इतना शेम एसोसिएटेड है इस टर्म के साथ सोसाइटी में कि nobody wants to really come and open up and speak about it, and nobody एब्सोल्युटली, wants to एब्सोल्युटली। get diagnosed as well. एंड दैट इज द रीजन मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो हम लोग आज कर रहे हैं, बिकॉज ये एक डिजीज है, बीमारी है, और इसको ओवरकम किया जा सकता है। जी। जैसे इजी सेड एंड डन, बुखार है, जुकाम है, खांसी, उसकी दवाई है, इसकी भी दवाई है, इसकी भी ट्रीटमेंट है। सो और यू कैन सही टेल। टाइम पे I'll interrupt you here. श्योर, 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 श्योर। सही टाइम पे अगर सही इलाज मिले तो नेचुरली कंसीव करना भी पॉसिबल है, जो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता। Wonderful, wonderful. So I wanted to speak stats eventually towards the end of it. But कितना easy है to do the treatment, because लोग को लगता है कि बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होगा, कुछ होगा, हमारे शायद पार्ट्स के साथ कुछ छेड़खानी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। So if you want to tell people जो है शायद सोच रहे हैं कि आए नहीं आए, how simple the diagnosis have become, A, B, कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है धीरे 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 धीरे, by doing simple simple measures through technology and everything which you guys do. आई थिंक अब बहुत स्टैंडर्डाइज हो गया है ट्रीटमेंट। पहले होते थे इश्यूज जहाँ पे हमारे को पता ही नहीं होता था कि कितने कॉजेज हो सकते हैं। अब नाउ देर आर सो मेनी कॉजेज एंड देर आर एन नंबर ऑफ टेस्ट दैट आर अवेलेबल, देर आर पैनल्स ऑफ टेस्ट दैट आर अवेलेबल, कि एक ही बार ब्लड ड्रॉ करा और उसी से सारी चीज़ें हमारे को पता चल जाती हैं। मेन में तो बहुत ईजी होता है, एक सीमेन एनालिसिस ही होता है जो सबसे पहले करते हैं हम लोग। एंड वंस वी फाइंड आउट कि स्पर्म्स बन रहे हैं, सही काउंट है, मोटिलिटी ठीक है, मॉर्फोलॉजी ठीक है, जो एक ही सैंपल से हो जाता है, मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर एक्चुअली रूल्ड आउट इन मेन। जहाँ पे लगता है कि स्पर्म काउंट्स कम हैं या बन नहीं रहे हैं स्पर्म, वहाँ पे फिर हम लोग हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड से और थोड़ी सी जानकारी पा सकते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट गाइड देम टू whatever next steps can be prescribed and whatever next treatments are available for them. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग राइट नाउ as far as male infertility is concerned is treatable. So ऑलमोस्ट 99% चीज़ों का इलाज अवेलेबल है। सिर्फ एक ही कॉज है जहाँ पे स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं। अगर अंदर भी टेस्टिस के स्पर्म नहीं बन रहे हैं, उसमें भी सिर्फ एक एक दो ही कैटेगरी हैं जहाँ पे हम लोग स्पर्म प्रोडक्शन इन बना नहीं सकते हैं, लाइक वी कांट रियली इनिशिएट। वो वाले पेशेंट्स को फिर आगे डोनर स्पर्म के लिए गाइड किया जाता है, बट बाकी सब केसेस में थेरेपीज अवेलेबल हैं जो ट्राई की जा सकती हैं इन पुरुषों में, और इनको फिर अपना बच्चा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स the first thing that patients need to really understand is, आप किसी फर्टिलिटी क्लिनिक में अगर आप जाते हो, पहली कोशिश हम सबकी यही होती है कि आपको नेचुरली बच्चा हो। लाइक वी ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ प्राइड कि हमने नेचुरली इनको कंसीव कराया, विच इज इट्स एक्चुअली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अ डॉक्टर एज वेल, कि आपकी मेडिसिन से, आपकी थेरेपी से पेशेंट नेचुरली रिकवर करके नेचुरली कंसीव कर रहा है। बहुत लोगों को ये लगता है कि वो क्लिनिक के अंदर आ रहे हैं तो अच्छा उनका IUI होएगा, IVF होएगा, ICSI होएगा, छेड़खानी जो आप कह रहे हो गैमेट्स के साथ वो होएगी, बट ऐसा नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स फॉर माई क्लिनिक, अगर मेरे क्लिनिक में 100 पेशेंट आ रहे हैं, सिर्फ 15% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनमें IVF की ज़रूरत होएगी। 85% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग मेडिकल थेरेपी, पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस, फिर मेडिकल थेरेपी, मे बी सर्टन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, इनसे इनको नेचुरली कंसीव करा सकते हैं। सो it's a very big myth that really needs to be broken in the country, कि fertility clinic is only for IVF. It's really not. It's for planning your pregnancy. It's planning your uh, like life according to when you want to have a child, um, how many children you want to have, etc., etc. So this is probably one of the bigger myths that we want to break. एब्सोल्युटली, बिकॉज जनरल परसेप्शन नोशन तो यही है कि अगर आप आईवीएफ क्लिनिक जा रहे हो तो बच्चा हो ही नहीं रहा है, सभी मेडिकल ट्रीटमेंट से करना होगा। बट अगर ये नज़रिए से देखना लोग स्टार्ट कर दे कि यू कैन एक्चुअली प्लान योर किड्स इफ यू आर प्लानिंग टू डू, डॉक्टर कंसल्टेशन से हम करते बेटर हैं। बेटर हो जाता है आपके लाइफ के लिए। अब अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जैसी सिटीज देखो, people want to plan their life because they have such busy careers, they are in different fields. इनको कभी
हो सकता है कि इनके पास अभी टाइम नहीं है बच्चा करने का, एंड दीज आर द वंस हु हैव टू बी गाइडेड फर्दर इन द सेंस, इन विमेन, जैसे एग फ्रीजिंग नाम की टेक्नोलॉजी है विच कैन प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी, एंड इतनी सारी एक्ट्रेसेस एंड लाइक मिस वर्ल्ड्स एक्सेट्रा हैं जो अब एग फ्रीज करा के प्लीज वंस कराते हैं या। once they are 38 39 then they have a child. हम्म। ऐसे ही पुरुषों में स्पर्म फ्रीज भी किया जा सकता है अगर लग रहा है कि अच्छा डिक्लाइन हो रहा है स्पर्म काउंट, बैकअप में आप स्पर्म फ्रीज करा के रख लो, या एटलीस्ट रेगुलरली स्पर्म एनालिसिस कराते रहो हर साल एक बार, हम्म। देखने के लिए कि आपकी फर्टिलिटी कैसे मेंटेन्ड है और कब आपको एक्शन लेना है. थिंग्स एब्सोल्युटली। आर रियली चेंजिंग इन द मेट्रो सिटीज. एब्सोल्युटली, दैट इज द रीजन। जाते जाते वन लास्ट थिंग, या लोग ऐसा बोलते हैं, बुरा मत मानना, खाली एक जनरल मैं बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर, लॉयर्स और पुलिस, ये तीनों से अगर आपका वास्ता ना हो, यू हैव अ गुड लाइफ। सो इफ यू वांट टू टेल पीपल अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी, मेल फीमेल, व्हाट दे कैन डू टू अवॉइड इनफर्टिलिटी, सबसे पहले तो आपने बता दिया रेगुलर चेकअप। आई एम 35 ईयर ओल्ड मैरिड, तो आई थिंक मेरे को भी एक चेकअप कराना जरूरी है। नॉट या प्लानिंग किड्स एज ऑफ नाउ, बट एक चेकअप कराना जरूरी है, जस्ट टू सी हाउ हेल्दी द स्पर्म इज। और या अगर जरूरत पड़े तो उसको फ्रीज कराना चाहिए। सो दैट इज नंबर वन लेसन विच आई हैव लर्नड विद दिस चैट राइट नाउ। और मैं अपनी या वाइफ के साथ बात करने वाला हूँ, आई एम गोना डू इट स्ट्रेट अवे दिस वीकेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर मैसेज को लोग क्या करें टू इम्प्रूव एंड मेक श्योर कि आप फर्टाइल रहें? I would say that there are maybe five silent killers of fertility, and this could be for both men and women. Especially in our country, अगर हम देखें, obesity is probably very common, and जहाँ जहाँ पे हम लोग मोटापा देखते हैं पेशेंट में, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है दोनों साइड पे, पुरुषों में और महिलाओं में फर्टिलिटी डिक्रीज होती है. सो फर्स्ट साइलेंट किलर इज ओबेसिटी. सेकंड साइलेंट किलर इज आवर लाइफस्टाइल, स्पेशली विद आवर एडिक्शंस. इतना कॉमन है स्मोकिंग आजकल की पॉपुलेशन में, वेप्स, हुक्का एक्सेट्रा. पीपल थिंक दैट वेपिंग इज वेरी कूल एंड वेरी वेरी कॉमन, but it's actually equal to almost the amount of 20 to 30 cigarettes for that 1 hour session that you do with a vape, and even with hookah. And इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो which are known as endocrine disruptors, which really kill your hormones and kill your fertility. So that's the second killer for our population of fertility killer is what I would call it. Exposure to radiation is the third, where इतने सारे अब इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, लाइक यू कीप योर मोबाइल फोन्स इन योर फ्रंट पॉकेट्स, यू कीप योर लैपटॉप ऑन योर लैप, एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग कितने घंटों का एक्सपोजर होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन का टू द टेस्टिस एंड even to the ovaries, which is also showing, there are studies which show that there are decrease in fertility if there is mobile phone exposure. Then you have nutrition as the fourth one. I would say कि हमारा खाना पीने का जो हमारी हैबिट्स हैं बहुत ख़राब है. The amount of fatty foods we consume, the amount of sugars we consume, it's unbelievable. There is a हम्म। very interesting study where it's a Danish study, इंडिया में नहीं हुई है, बाहर हुई है, where they actually looked at कि जो लोग एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हर दिन और जो लोग कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर रहे हैं हर दिन, उनके स्पर्म काउंट्स में कोई डिफरेंस है कि नहीं. एंड आप समझ ही सकते हो ये कहाँ जा रहा है. जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है हर दिन 1 घंटा, मतलब एक ग्लास, उसके स्पर्म काउंट्स लोअर हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं पी रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग. और हम लोग कहाँ सोचते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड लास्ट इज आर सेडेंट्री लाइफस्टाइल. आजकल ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा है, आप सिर्फ एक डेस्क पे बैठे रहते हो, आप कोई मतलब जो भी काम करना है अपने लैपटॉप से कर रहे हो, मतलब देर इज नो मूवमेंट, देर इज नो एक्सरसाइज. एंड आई थिंक ये पांच, अगर हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, बहुत सारे फर्टिलिटी इश्यूज हैं जो हम लोग एक्चुअली अवॉइड कर पाएंगे जस्ट बाय कंट्रोलिंग दिस 5 थिंग्स. वंडरफुल, यू हर्ड इट फ्रॉम द एक्सपर्ट गाइज। फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। और इस बारे में बात करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इट्स नो शेम, ऐसी कोई गलत बात नहीं अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल डिजीज, ट्रीट लाइक अ डिजीज। इसको इरेडिकेट किया जा सकता है विथ राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर केशव फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई पर रियली होप दिस वीडियो reaches out to T1, T2, T3 everywhere,
और जिस हिसाब से हमने डिस्कशन किया है, टाइम स्पेंड किया है, 1-2% में भी चेंज आया ना, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू कारण।